हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 7 का एनसीईआरटी का जो जियोग्राफी का बुक है उसको कवर करेंगे। ये हमारी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। तो बढ़ते हैं दूसरे वीडियो की तरफ। तो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है वायु। तो वायु के बारे में जानते हैं। क्या है कि हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घनी चादरों से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित रहने के लिए जीव जो हैं वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। तो वायुमंडल का संगठन देखते हैं कि वायुमंडल हमारा किससे मिलकर के बना हुआ है। तो क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। इन गैसों के अलावा धूल कण के छोटे छोटे कण भी हवा में पाए जाते हैं। जैसा कि चित्र 4.1 में दिखाया गया है कि जो हमारा ऑक्सीजन है 21% है, नाइट्रोजन हमारा 78% जो कि पूरे वायुमंडल में सर्वाधिक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 0.3% है, आर्गन हमारा 0.93% है और अन्य सभी गैसें हैं वायुमंडल में हमारे मौजूद हैं। तो जिससे वायु के विभिन्न संघटकों के प्रतिशत दर्शाए गए हैं इस चित्र में। वायु में जो है सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है वायुमंडल में? हमारे नाइट्रोजन गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं जिससे पौधे इसका प्रयोग कर सकें। जो ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। जो हरे पादप हैं प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, वृक्ष होते हैं, यह क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है। यानी जो मनुष्य द्वारा और पशुओं द्वारा क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है और पादपों द्वारा जो ऑक्सीजन क्या करती है, जो ग्रहण की जाती है, दोनों की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है, जिससे हमारा पृथ्वी पर संतुलन बना रहता है। परंतु यह संतुलन कोयला, खनिज तेल आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। तो इसमें इधर बाएं तरफ देखिए, दाएं तरफ एक पॉइंट दिया हुआ है हमारा, इम्पोर्टेंट है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। तो जो गर्म वायु होती है वो क्या होती है कि ये ऊपर जाती है वायुमंडल में, और जो ठंडी वायु होती है तो ये क्या होती है कि नीचे आ जाती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए हम इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है।
जैसे यहाँ से क्या होता है कि जो गर्म वायु ये ऊपर चली जाती है और जो ठंडी वायु है उस जगह पे अपना स्थान बना लेती है। इस प्रकार वायु चक्र चलता रहता है। अब देखते हैं कि वायुमंडल की हमारी संरचना क्या है। हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो कि पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल एवं बहिर्मंडल, जैसा कि हमारा चित्र 4.2 में दिखाया गया है। तो पहला मंडल हमारा क्या है? क्षोभ मंडल है। यह परत जो है वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षण इसी परत के अंदर होती है। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि जो हमारा क्षोभ मंडल है ये हमारा है। इस पे हमारा माउंट एवरेस्ट भी है। और ये क्या है कि इसकी ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, 10 किलोमीटर तक होती है। और हमारा माउंट एवरेस्ट भी इसी मंडल के अंदर स्थित है। अब बात करते हैं अगले हमारा मंडल है जो समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज को उड़ाने के लिए आदर्श होती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ऑक्सीजन ओजोन गैस की परत होती है। यहाँ पे क्या है कि समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। यह आपको इम्पोर्टेंट है, बहुत परीक्षा में क्या दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका परीक्षा में पूछा जाता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन परत क्या करता है कि जो हमारे सन से क्या करती हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज निकल के आती हैं हमारी पृथ्वी पे, इससे क्या करता है कि परावर्तित कर देता है, जो कि हमारे वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो बढ़ते हैं अगले मंडल की तरफ। तो हमारा अगला मंडल है मध्य मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो इसमें हमारा क्या है कि जो हमारा इसकी ऊंचाई जो है 80 किलोमीटर तक होती है। और जो अंतरिक्ष से कुछ उल्कापिंड जब पृथ्वी की ओर आके आते हैं तो घर्षण बल के कारण जो मध्य मंडल में है, इसमें घर्षण बल के कारण क्या करते हैं कि जो उल्कापिंड हो जाते हैं वो जलकर राख हो जाते हैं। इस कारण हमारा वायुमंडल में ये पहुंच नहीं पाता है। जो बाह्य वायुमंडल अगला मंडल है हमारा। बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा? बहुत ही लो होता जाएगा। और क्या हो जाएगा कि आयन मंडल इस परत का एक भाग है। ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। जो रेडियो संचार होता है, रेडियो संचार के लिए हमें इस परत का प्रयोग क्या प्रयोग करते हैं? रेडियो संचार का प्रयोग करते हैं इस परत में। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। जो हम पृथ्वी से क्या करते हैं कि रेडियो तरंगे प्रसारित करते हैं, तो इस परत ये परत से टकरा करके क्या हो जाती है कि वापस आ जाती है पुनः पृथ्वी पे। देखते हैं अगला मंडल जो हमारा बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायुमंडल की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। अगला है हमारा मौसम एवं जलवायु। तो देखते हैं इसमें कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। शुरू करते हैं हम यहाँ से। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो मौसम हमारा क्या होता है कि बदलता रहता है प्रत्येक घंटे, और दिन प्रतिदिन क्या होता है बदलता रहता है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। यदि ज़्यादा धूप होगी तो हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हमें चिड़चिड़ापन आ सकता है। और जो मौसम अच्छा होता है या साफ होता है, हवादार मौसम हमें क्या करता है? आनंद देता है। और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। यानी कि जो मौसम यदि अगर दीर्घ काल तक एक ही मौसम बना रहता है तो वो उस स्थान की क्या बन जाती है? जलवायु बन जाती है।
इधर दाएं तरफ एक पॉइंट दिया हुआ है कि यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के आप ये काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 2 अरब, 2 अरब भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां भाग ही प्राप्त करती है। अगला पॉइंट हमारा तापमान है। तापमान के बारे में जानेंगे। आप दिन प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। हाँ, जो आतपन एक महत्वपूर्ण क्या है, कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। आतपन क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। तापमान के वितरण को क्या करता है, बहुत प्रभावित करता है। जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है उसे पृथ्वी रोक लेती है। तो आतपन क्या होता है, सूर्यताप होता है। इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। इधर बाएं साइड एक पॉइंट दिया हुआ बताया गया है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है 0 डिग्री पर जम जाता है और से 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि उबलता है। यानी कि जो पानी हमारा होता है वो 0 डिग्री पर क्या हो जाता है, जम जाता है। और जो हमारा पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, खौल जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढके हुए हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अधिक अधिक बढ़ जाता है तो इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय में ऊष्मा मुक्त हो जाती है। नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोकते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वायुदाब। तो वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर के उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। तो वायु दाब कहाँ पे सर्वाधिक होता है, समुद्र स्तर पर जो होता है वायु दाब सर्वाधिक होता है। और ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पहाड़ी एरिया पे जाएंगे वहाँ पे वायु दाब क्या हो जाता है, बहुत घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव क्या होता है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। बढ़ते हैं, देखते हैं। इधर बाएं साइड एक पॉइंट दिया हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायु दाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगाने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती हैं, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है पवन। पवन के बारे में जानते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु क्या करती, गति करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं। पवन क्या कैसे काम करती है, जैसे गर्मी के दिनों में हम कपड़े क्या करते हैं, यहाँ पे फैला देते हैं तो हवाएं चलती हैं और कपड़े क्या करते हैं, इन्हें सुखाते हैं। कपड़े क्या करते हैं, सूख जाते हैं हवाएं द्वारा। तो पवन इस प्रकार क्या करती हैं, कार्य करती हैं।
जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती हैं। कभी कभी जब पवन धीरे धीरे बहती तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। ये सभी क्या है, पवन क्या क्या करते हैं, क्या कार्य करते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि उसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न हुई हो। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें पवन के बारे में यहाँ कुछ बताया गया है। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए जैसे पश्चिम से जो पवनें आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पछुआ पवनें कहते हैं। बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है क्या हमारा। इसमें पवनों के प्रकार बताए गए हैं कि पवनें कितने प्रकार की होती हैं। पवनें जो हैं 3 प्रकार की होती हैं। तो पहले पवन है हमारी स्थायी पवनें, दूसरी है मौसमी पवनें, और जो तीसरी पवनें हमारी स्थानीय पवनें होती हैं। तो देखते हैं स्थायी पवनें क्या होती हैं। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो व्यापारिक पवनें क्या होती हैं, जो व्यापारिक पवनें जो पुराने नाविक होते थे जो कारोबार के लिए नाव का इस्तेमाल करके एक एक जगह से दूसरी जगह व्यापार करने के लिए जाते थे, तो ये हवाएं क्या करती उस दिशा की ओर ले जाती थी जिन्हें जहाँ पर उन्हें व्यापार करने जाना होता था। तो इस प्रकार जो स्थायी पवनें हो जाती हैं व्यापारिक पवनें के रूप में भी कार्य करती हैं। तो मौसमी पवनें देखते हैं। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें। भारत में जो मानसूनी पवनें होती हैं ये क्या होती हैं कि दिशाएं बदलती रहती हैं। जैसे कि जो हमारा जो भारत है ये ऐसे हुआ है, तो हमारा भारत क्या है कि इधर पवनें चल रही हैं जो भूमध्य रेखा से निम्न दाब की ओर है, और इधर क्या है कि ऊपरी ओर उपोष्ण उच्च दाब की पवन क्या करती हैं कि पूर्वी तरफ चलती हैं। बढ़ते हैं स्थानीय पवनों की ओर। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। गर्मियों के दिनों में बहुत तेज गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। देखते हैं हमारा चक्रवात के बारे में कुछ दिया गया है कि चक्रवात भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है। 17-18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया था। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग, वर्षा, ज्वारी, प्रोत्कर्ष से हानियां हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग से चलने वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही हैं। तीव्र वेग चल वाली इस पवन ने पेड़ों को उखाड़ दिया, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनें तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति जो थी और टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से काट दी गई थी। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा की प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगें स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। फलस्वरूप तटीय क्षेत्र में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगें आ गई जिसके कारण खड़ी धान की जो फसल थी पूरी तरह से क्या हो गई, नष्ट हो गई। तो ये आपको यहाँ पे चक्रवात द्वारा जो विनाश हुआ था उसका एक दृश्य दिखाया गया है जिसे आप देख सकते हैं। इसके बाद दिया गया है 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसे महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के हिरेसामा एवं बालीकुडा के बीच क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूरे तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई थी।
धान, सब्जियों एवं फलों की खाड़ी में जो फलों की खड़ी फसलों का क्या हुआ था, भारी नुकसान हुआ था। ज्वारी पोतकर से उत्पन्न लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप कोणार्क के बीच स्थित मैंग्रोव के जल लुप्त हो गए थे। तो पारादीप और कोणार्क के बीच हमारा मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला पॉइंट हमारा क्या है, आर्द्रता। जानते हैं आर्द्रता के बारे में। आर्द्रता को हम दूसरा नाम नमी भी बोल सकते हैं। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जल वाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह अधिक आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर की ओर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं बूंदों जल की बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर नहीं सकती तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं तो वर्षा का जल जो है अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बन जाता है। तो हमारे इसमें क्या है कि यहाँ पे वर्षा के प्रकार दिए गए हैं। तो वर्षा के 3 प्रकार हैं। पहला चक्रवाती वर्षा है, दूसरा पर्वतीय वर्षा है, तीसरा हमारा संवहनीय वर्षा है। इसमें देखते हैं पौधों तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा जल कम हो जाए तो जल की कमी तथा सूखा हो जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है। इसमें एक पॉइंट दिया हुआ है दाएं तरफ, वर्षा के दूसरे रूप में हिम सहिमवृष्टि तथा ओला है। बात करते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर हमारा है जल। तो हम जल के कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन्हें हम जानेंगे जल के बारे में। जल के बारे में सोचने पर आपके मस्तिष्क में क्या चित्र बनते हैं? आप नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, अपने नल के जल के बारे में सोचने लगते हैं। बच्चे वर्षा से भरे गड्ढे में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं। दोपहर तक गड्ढे में जमा जल गायब हो जाता है। वह जल कहाँ चला जाता है? सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। तो जैसे किसी जगह किसी गड्ढे में क्या होता है कि जल पानी ज़्यादा भरा होता है तो अत्यधिक गर्मियों के जो दिन होते हैं उसमें क्या होता है कि जो सूर्य की जो रोज किरणें होती हैं वो अत्यधिक गर्म होती हैं और जो गड्ढे का जो पानी होता है धीरे धीरे जलवाष्प के रूप में ऊपर क्या होता है कि चला जाता है, संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यह वर्षा हिम सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है और क्या करता है, जब बादल बन जाते हैं तो ये समुद्र में या कहीं पर धरती में बाहर क्या करता है, पानी गिर जाता है। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है, महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। जैसा कि चित्र 5.1 में दिया गया है, ये क्या हो रहा है कि यहाँ से वाष्पीकरण होकर
जो जल का कुछ बूंदें हैं ये बादल का रूप ले रही हैं और संघनित होकर ये पुनः क्या कर रहे हैं कि वर्षा करा रही हैं। और फिर इसी प्रकार ये फिर इसी तरह चलता रहता है, इसे ये हमारा क्या हो जाता है, जल चक्र चलता रहता है। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है, जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। जिस जल का प्रयोग हम आज हरियाणा में खेत की सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। अलावड़ जल के मुख्य स्रोत नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद हैं। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। इसमें अधिकांश नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। यह खाने में उपयोग किए जाने वाला नमक होता है। आगे देखते हैं कि जल का वितरण कैसे होता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है, तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है? क्या पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल हमारे लिए उपलब्ध है? निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। तो जल जो हमारे कई रूपों में है, तो जैसे महासागर में 97% है। जो बर्फ़ जो है, बर्फ़ की जो छत होती है वो 2% है। और जो भूमिगत जल है हमारा 0.0668% है। इसी प्रकार नदियों में जल जो हमारा 0.001% है। और झीलों में अलावड़ जल है जो 0.009% है। इस प्रकार पूरा जल हमारा क्या होता है, बन जाता है 100%। तो सबसे ज़्यादा जो जल होता है वो महासागरों में होता है। आगे हमारा इधर बाएं साइड एक पॉइंट दिया गया है कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। यानी कि 1000 ग्राम में हम कितना जो है नमक मिलाते हैं, यानी कि वो कितना खारा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। यानी कि जो महासागरों में जल पाया जाता है 1000 ग्राम में 35 ग्राम क्या होता है कि वो NaCl उसमें पाया जाता है। उसके बाद अगला फैक्ट दिया हुआ है हमारा कि इजराइल के जो मृत सागर में 45 भाग प्रति 1000 ग्राम लवणता होती है। यानी कि जो इजराइल में जो हमारा जो मृत सागर है उसमें 1000 ग्राम में हमारा 45 ग्राम क्या होता है, इसमें नमक पाया जाता है। इसलिए वहाँ का जो है क्या लवणता सर्वाधिक होती है। तैराक इसमें प्लव सकते हैं यानी कि तैर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देगी। आगे देखते हैं, इसमें अगला पॉइंट है महासागरीय परिसंचरण। समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। पुलिन पर नम बालू, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवड़ी गंध एवं लहरों का संगीत सब कुछ सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है जो कि BPSC एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है 2.0 में। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है तरंगे। तरंगे क्या होती हैं? समुद्र तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, यह दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है कि कैसे तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता रहता है और गिरता रहता है तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। जितनी तेज पवन बहती है उतनी भी तरंगे भी उतनी बड़ी होती हैं। यानी कि जितनी तेज हमारी हवाएं चलेंगी उतनी तेज तरंगे भी उठ जाती हैं।
समुद्रों में। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं। इनके कारण अत्यधिक विनाश भी हो सकता है, जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणामस्वरूप 15 मीटर की तक ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। यानी कि 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगों को हम सुनामी कहते हैं। अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ज्वार भाटा क्या होता है? दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक जल उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहते हैं। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो देखते हैं ज्वार और भाटा की क्रिया कब होती है। तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या दिनों में सूर्य, चंद्र एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो पृथ्वी एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। आगे देखते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। इनके परिणाम स्वरूप मछुआरे बिना किसी कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं। लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो होती हैं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो लेब्राडोर महासागरीय धाराएं होती हैं कैसी जल धाराएं होती हैं, शीत जल धाराएं होती हैं। जबकि जो गल्फ स्ट्रीम धारा होती है वो हमारी गर्म जल धाराएं होती है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट कुछ इसके उदाहरण हैं। तो इस चित्र में कुछ जो चित्र हमारा 5.6 है इसमें महासागरीय धाराएं दी बताई गई हैं। कुछ जो महासागरीय धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम है ये हमारी हैं जो गर्म धाराएं होती हैं, और जो हमारे लेब्राडोर जल धाराएं होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, ठंडी जल धाराएं होती हैं। आगे बात करते हैं कि जहाँ गर्म एवं ठंडी जल धाराएं मिलती वहाँ कोहरे वाला मौसम बन जाता है। तो ठंडी एवं गर्म जल धाराएं मिलने से क्या बनता है, कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा
जो 5वां चैप्टर था जल, वो हमारा समाप्त हो चुका है। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर चैप्टर 6 की तरफ। तो प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो इसमें हम प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जो जंगली वन्यजीव या पशु पक्षी हैं उनके बारे में जानेंगे। यहाँ से देखते हैं कि हम जो स्थल की ऊंचाई, वनस्पतिक विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। तो ये हमारा पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि जो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है तथा इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला है वन हमारा। तो वन क्या होता है कि जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। जो दूसरा हमारा है क्या है, घास स्थल है। घास स्थल क्या होता है कि जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, घास स्थल होते हैं। तीसरा हमारा है कांटेदार झाड़ियाँ। कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ क्या होते हैं, शुष्क केवल जो इलाकों में पैदा होती हैं। आगे इसमें दिया कि सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। तो ये हमारा कुछ खास पॉइंट नहीं है। आगे देखते हैं कि जो उन्होंने उपद्रवी प्रदेशों में शंकुधारी वन, रेगिस्तानों में कांटेदार झाड़ियाँ, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियाँ दी। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे जो ध्रुवीय प्रदेश होते हैं वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, और जो रेगिस्तान में होते हैं वहाँ पे कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जो आर्द्र प्रदेश है वहाँ पे उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ के वन पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। अगला पॉइंट है हमारा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये वनों के अंतर्गत आता है। अगला हमारा टॉपिक है वन। तो वन में क्या है कि हमारा पहला टॉपिक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होते हैं। इन वनों की उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, जैसे कि चित्र 6.3 में दिखाया गया है। ये हमारा 6.3 है जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक प्रकार है। ये क्या होते हैं, घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंधीय के आसपास पाए जाते हैं। ये गर्म क्षेत्र होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का जो प्रकाश होता है वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। तो दृढ़काष्ठ वृक्ष के उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे हमारे, रोजवुड, आबनूस, महोगनी, ये क्या है, सभी दृढ़काष्ठ वृक्षों के उदाहरण हैं। यहाँ पे बाएं साइड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट एक और है, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप होता है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मार खा सकता है। तो एनाकोंडा हमारा कहाँ पाया जाता है, ये क्या है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं हमारे, जो ये वन होते हैं मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं।
जैसा कि चित्र 6.4 में दिखाया गया है। ये हमारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के प्रकार हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष क्या होते हैं, पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़काष्ठ वृक्षों में साल, सागवान, नीम तथा शीशम है। दृढ़काष्ठ वन जो होते हैं फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जो होते हैं जैसे कि बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर आदि होते हैं। अगला जो वन का प्रकार है हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन है। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। तो जैसा कि चित्र 6.7 में दिखाया गया है कि ये हमारा शीतोष्ण सदाबहार वन है। ये कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अक्षांशों के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका में, दक्षिणी चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील पे। यहाँ बाज, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगला वन का प्रकार हमारा है शीतोष्ण पर्णपाती वन। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बाज, ऐश, बीच आदि। हिरण, लोमड़ी, भेड़िए यहाँ के आम जानवर हैं जो कि प्रायः जंगलों में पाए जाते हैं। फीजेंट तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। फीजन तथा मोनाल जैसे पक्षी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपका शीतोष्ण पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। और ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से फैक्ट है कि शीतोष्ण पर्णपाती वन कैसे देशों में पाए जाते हैं, तो ये चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप जैसे तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं चित्र 6.9 में ये फिजेंट है, ये एक पक्षी है, और ये मोनाल है, ये भी क्या है, पक्षी है जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन की ओर पाए जाते हैं। आगे देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार वन एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न हैं। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसा कि चित्र 6.12 में दिखाया गया है, ये भूमध्य सागरीय प्रदेशों में अंगूर के बाग लगे हुए हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसलिए इसका नाम ये पड़ा है कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ नाम पड़ा है इसका। ये वनस्पतियाँ भूमध्य सागरीय के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म, शुष्क, ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं। क्योंकि यहाँ लोगों के अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया गया है। यहाँ वन्य जीव कम है। शंकुधारी वन है अगला। उत्तरी गोलार्ध के उच्च उच्चांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री, तो उत्तरी गोलार्ध जो हमारा 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हम इन्हें टैगा भी कहते हैं। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों के सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आती है।
नरम काष्ठ का उपयोग माचिस पैकिंग के लिए सब बड़े बक्से बनाने के किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं यहाँ पे। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट फैक्ट दिया गया इधर तरफ। रूसी भाषा में टाइगर का क्या अर्थ होता है? शुद्ध या अनछुआ। तो शंकुधारी वन जो है हमारे इस तरह के होते हैं। ये देखिए शंकुधारी वन है, ये शंकु के आकार का होते हैं इस तरह। ये हिम आच्छादित शंकुधारी वन है जहाँ पे बर्फ क्या होते हैं ज़्यादा मात्रा में पड़ती है पेड़ों के ऊपर। आगे देखते हैं कि घास स्थल के बारे में जानते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हैं, जैसा कि चित्र 1.6 1.4 में दिया गया। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। जो आप जो घास देख रहे हैं 3 से 4 फीट की इसकी ऊंचाई होती है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सवाना घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं। ये अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं और ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। देखते हैं अगला घास स्थल क्या है हमारा, शीतोष्ण घास स्थल। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों एवं महाद्वीपीय के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ जो शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपीय के पश्चिम किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेशों को चिन्हित करें। ये कुछ क्रियाकलाप बताया गया है यहाँ पे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया गया है कुछ जो आपको जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय जो घास स्थल है, जो सवाना घास स्थल है ये पूर्वी अफ्रीका में है पाया जाता है, और जो कंपोज होता है ये ब्राज़ील में है। लानोस घास स्थल वेनेजुएला में पाया जाता है। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के कुछ उदाहरण हैं। जो पैम्पास है ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। प्रेयरी जो है उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। जो वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपी जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। डॉन जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियाँ यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। फर यानी कि जो उनके रेशेदार जो बाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, फर कहते हैं। और मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर ऐसे हैं जो जिनका नाम है सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। तो ये कुछ जानवर हैं, ऐसे दिखते हैं। वालरस ऐसे दिखता है और ध्रुवी भालू ये होता है और सील इस तरह का दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने चैप्टर समाप्त कर लिया है। 7वां चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। दोस्तों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
ये हमने 6वां टॉपिक कवर कर लिया है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। इसके आगे हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें।